नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DGS 1 2.0 में। संविधान की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कक्षा है उसमें हम प्रस्तावना से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है। ठीक है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप वनडे एग्जाम के बारे में बात करें, चाहे आप किसी भी एग्जाम के सिविल सेवा के एग्जाम के बारे में बात करें, प्रस्तावना से सवाल बनते ही रहे हैं, हमेशा बनते रहे हैं। यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठा के देखेंगे तो यहाँ पे भी यूपीएसआई में भी सवाल पूछे गए प्रस्तावना से। प्रस्तावना एक ऐसा चैप्टर है संविधान का जो किसी भाग में नहीं है, जो किसी अनुसूची में नहीं है। ठीक है, जो किसी इसमें जो प्रावधान किया गया किसी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रस्तावना ही माना जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की हमारी क्लास प्रस्तावना पर डिपेंड है। प्रस्तावना को हम प्रेम्बल भी बोलते हैं, या प्रस्तावना को इंग्लिश में हम प्रेम्बल कहते हैं, और हिंदी में हम प्रस्तावना को उद्देशिका भी कह देते हैं। ठीक है, तो चाहे उद्देशिका कहा जाए, चाहे प्रस्तावना या प्रेम्बल, एक ही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उद्देशिका का मतलब ये होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान बनाने का हमारा उद्देश्य क्या था, तो आप बताएंगे विधि का, देश में विधि का होना जरूरी है। ठीक है, सीधी सी बात है, विधि का होना जरूरी है, तभी जो है शासन चल पाता है। और संविधान भी एक प्रकार की विधि है, सर्वोच्च विधि है। ठीक है, लेकिन संविधान के माध्यम से हम बहुत सारे लक्ष्यों की पूर्ति करने का हम उद्देश्य बना के रखे हुए हैं। संविधान एक, समझिए, टूल है। संविधान एक टूल है जिसके माध्यम से हम अपने ढेर सारे सपने साकार करने का उद्देश्य बना के रखे हुए हैं। उद्देशिका अगर हम पढ़ लेते हैं तो संविधान क्यों बनाया गया और संविधान की जरूरत हमें क्यों है, ये हमें समझ में आ जाता है। उद्देशिका का शाब्दिक अर्थ ही है, यही है कि उद्देश्य। तो अगर संविधान के उद्देश्य का पढ़ेंगे तो हमारा संविधान बनाने का और संविधान लागू करने का उद्देश्य हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अब थोड़ा सा इसमें कुछ लाइनें होती हैं, आपको रटना पड़ेगा। उद्देशिका की कुछ लाइनें हैं, आपको एग्जैक्टली वही रटना पड़ेगा और क्रम में रटना पड़ेगा। क्रम में आरओ में एक जो री एग्जाम हुआ था, मतलब 12 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था 2024 में हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया था, उसमें एक सवाल आया हुआ था। और प्रस्तावना में कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनका सीक्वेंस पूछा था, क्रम पूछा था। तो इसलिए आपको पूरी प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए, और भी क्रम से याद होनी चाहिए। जैसे कि इसमें शुरुआत यहाँ से होती है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें आपको एकदम रटी होनी चाहिए, एकदम रटी होनी चाहिए, जिससे आपका पूरा मामला क्लियर रहे। अगर क्रम से सवाल पूछे तो हमारा क्रम से सवाल गलत ना हो। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, इसमें दिया गया हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, देखिए शुरुआत यहां से होती है, हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग, थोड़ी सी आवाज आ रही थी बाहर, कुछ साउंड वगैरह की आवाज आ रही थी, इसलिए वीडियो को थोड़ा 10 सेकंड के लिए रोके थे। ठीक है, चलिए, हम भारत के लोग। अभी जो आवाहन, ये जो चीजें बोली जा रही हैं, ये कोई आवाहन कर रहा है। संविधान सभा में खड़े होकर के कुछ लोग आवाहन कर रहे हैं, और ये अप्रोच हमारा है, पूरी भारत की जो जनता है वो आवाहन कर रही है, कुछ यहाँ पर दृढ़ संकल्पित होकर कुछ निर्णय ले रही है। संपूर्ण भारत की जनता दृढ़ संकल्पित होकर कुछ निर्णय ले रही है। वो निर्णय क्या है? संविधान लागू करने का निर्णय है। और यहाँ पर जो हम भारत के लोग कहा गया, हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य होता है भारत की जनता। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम अपनी इस संविधान सभा में
आज 26 नवंबर 1949 को विक्रमी संवत हम संविधान को अंगीकृत करते हैं। तो संविधान को हम अंगीकृत कर रहे हैं, ये हमारी जो है हमारा यहाँ पर निर्णय है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में खड़े होकर के संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सब निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वो संविधान सभा के सदस्य इलेक्टेड थे, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए थे। तो कहीं न कहीं वो समझा जाता है पूरे भारत की जनता यहाँ पर निर्णय ले रही है। क्या निर्णय ले रही है? हम भारत के लोग, इसका मतलब भारत की जनता, भारत को देखो, यहाँ पर भारत को कुछ बनाना था। हमारा जो जब ब्रिटिशर्स का शासन था, जब अंग्रेजों का शासन था, तो जैसा आज भारत है वैसा भारत पहले नहीं होता था। आज हमारा भारत समाजवादी है, हमारा भारत पंथ निरपेक्ष है, हमारा लोकतांत्रिक भारत है, हमारा गणराज्य भारत है। तो ये भारत में जो गुण थे जो आज वर्तमान में मौजूद हैं, ये गुण पहले मौजूद नहीं होते थे जब अंग्रेजों का शासन होता था। तो हमें भारत को कुछ बनाना था, हमें भारत की छवि बदलनी थी, भारत का सिस्टम बदलना था, इसलिए हमें जरूरत थी एक संविधान की। और भारत का सिस्टम तब बदलेगा जब उसके नागरिकों को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार और कर्तव्य दिए जाएंगे तब। तो समझिए, यहाँ पर हम भारत के लोग, भारत को ये सब बनाना है, भारत को बनाना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत को कैसा बनाना है? भारत को बनाना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को समाजवादी बनाना है, पंथ निरपेक्ष बनाना है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। हमारा भारत ऐसा हो जाए, और हमारा भारत ऐसा हो कब होगा? जब संविधान ऐसा हो। तो हमारा भारत ऐसा हो जाए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो जाए, समाजवादी हो जाए, पंथ निरपेक्ष हो जाए, लोकतंत्रात्मक हो जाए, गणराज्य हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए संविधान के माध्यम से हमें भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना पड़ेगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देना पड़ेगा लोगों को। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देना पड़ेगा लोगों को। बातें समझ में आ रही हैं? भारत की जनता को बिना ये सब दिए, ये बिना न्याय दिए, बिना स्वतंत्रता दिए, बिना समानता का अधिकार दिए, हमारा भारत ऐसा नहीं बन सकता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं बन सकता है, समाजवादी नहीं बन सकता है, पंथ निरपेक्ष नहीं बन सकता है। तो पहले तो भारत को क्या बनाना है इसके बारे में बात की गई, और भारत ऐसा कब बनेगा, उसके कैसे बनेगा इसके बारे में बात की गई। भारत को अगर ऐसा बनाना है जो कि ऊपर आपको दिख रहा है, ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष इत्यादि, तो भारत के नागरिकों को ये सब देना पड़ेगा। यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है, 2 प्रकार के समानता की चर्चा है। ये भी सवाल आ चुका है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है, कितने प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है, कितने प्रकार के समानता की चर्चा है। तो ऐसे सवाल बनते रहे हैं। तो थोड़ा समझ में आया आपको कि उद्देशिका क्या है। इसीलिए उद्देशिका को संविधान का आईना कहा जाता है, आईना, ठीक है, मिरर कहा जाता है। अगर आप उद्देशिका को देख लेंगे या पढ़ लेंगे तो समझिए आप संविधान को देख लिए। हमारे संविधान को लागू करने का उद्देश्य यही था कि हमारा भारत ऐसा बन जाए, और ऐसा कब बनेगा? जब लोगों को ये सब मिल जाएगा। तो यही चीज, भारत को ऐसा बनाने के लिए और लोगों को ये सब देने के लिए कैसे मिलेगा, लोगों को ये सब अधिकार कैसे मिल जाएंगे, और भारत ऐसा कैसे बन जाएगा? जब हमारा एक संविधान होगा, जब हमारा एक संविधान होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को विक्रमी संवत संविधान को अंगीकृत करते हैं। यहाँ पर इस डेट को 26 नवंबर 1949 को संविधान के केवल 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। शेष अनुच्छेदों को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जब संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था। ये डेट जो है आपको, इसी डेट पर हम मनाते हैं, विधि दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को ही मनाते हैं विधि दिवस। और इस डेट को जो है हम संविधान के 15 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लागू किए हुए थे, बाकी शेष को लागू किए हैं 26 जनवरी 1950 को, जब से हम गणतंत्र दिवस मनाते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा, हमारा संविधान ही ये सब करा सकता है। सब चीज बताने के बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं अपने इस संविधान सभा में, क्या बोल रहे हैं, इधर ध्यान पड़ेगा। यहाँ पर एक शब्द आ रहा के लिए,
ये सब करने के लिए, बढ़ाने की, बंधुता बढ़ाने के लिए ही नहीं, न्याय देने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए, समानता देने के लिए और भारत को ऐसा बनाने के लिए और बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर संविधान सभा में संविधान को लोग अंगीकृत करते हैं, अपना लेते हैं। तो बिना संविधान को अपनाए तो मिल ही नहीं पाता जो अधिकार आज हमें मिल रहा है, और बिना संविधान को अपनाए तो हमारा भारत आज समाजवादी टाइप का भारत है और पंथ निरपेक्षता यहाँ पर दिखती है, वो तो फिर दिख ही नहीं पाता। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? तो संविधान ही क्या है? दवा है। बहुत सारी समस्याओं का संविधान दवा है, टूल है, उपाय है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी है इसका मतलब समझते हैं। हम भारत के लोग का मतलब होता है भारत की जनता। ये सब सवाल आते रहे हैं। हम भारत के लोग का मतलब होता है भारत की जनता, अर्थात संविधान की जो मैं बोल रहा हूँ, अब मैं एक एक पॉइंट हेडिंग डलवा के नहीं लिखवाऊंगा, आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल के कि हम भारत के लोग, हेडिंग डाल लीजिएगा और लिख लीजिएगा हम भारत के लोग का तात्पर्य भारत की जनता से है, अर्थात संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। इतना ये मतलब हुआ। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, वीडियो रोक रोक करके आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। ठीक। दूसरी चीज, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? संपूर्ण रूप से हम अपने आप में प्रभुता रखते हैं। इसका मतलब ये होता है जब संपूर्ण रूप से प्रभुता हमारे अंदर होगी तो हम किसी के अधीन नहीं होंगे, हम किसी के गुलाम नहीं होंगे, किसी के पैरों तले दबे नहीं होंगे। आंतरिक एवं बाह्य रूप से भारत पूरी तरीके से आजाद है। पहले नहीं था, जब अंग्रेजों का शासन था तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। अंग्रेज यहाँ लीडरशिप करते थे तो वो हमारे मालिक थे, हम उनके अधीन थे। हम जो सोचे वही कर पाए ऐसा हमारे अंदर तब क्षमता नहीं थी। लेकिन आज भारत जो चाहे, जो जिस तरीके की चाहे उस तरीके की विदेश नीति अपना ले। भारत की जो है फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके की चाहे वो अपनाए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में क्या है? पूरी तरीके से आजाद है। और ये भारत के लिए कहा गया है भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब पूरी तरीके से आजाद है। अब आजाद पंछी की तरह है भारत, किसी के अंडर में नहीं है, किसी गुलाम नहीं है। तो लिख लीजिएगा, इसको हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य होता है जब कोई देश आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूरी तरीके से आजाद हो, तब ऐसी स्थिति को बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कुछ लोग आलोचना करते हैं कि राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत है। राष्ट्रमंडल एक ऐसा संस्था, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा समझिए कि संगठन है, कॉमनवेल्थ जो है, उसमें वही लोग शामिल होते हैं लगभग जो ब्रिटेन के कभी गुलाम रहे हो या फिर वर्तमान में हो। तो भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है, मेंबर है। तो कुछ लोग हवाला देते हैं कि भारत भी तो अभी गुलामी वाले संगठन का सदस्य है, तो फिर भारत कैसे हुआ? तो वो भारत स्वेच्छा से है, भारत कॉमनवेल्थ का स्वेच्छा से सदस्य है। कोई हमें जबरन नहीं ठूस दिया वहां पर ले जाके, नहीं तुम यहाँ रहो ही रहो। अपनी इच्छा से हम हैं, अपनी इच्छा से चाहेंगे निकल जाएंगे। और अपनी इच्छा से हम क्यों गुलामी वाले संगठन में हैं? हम इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे देशों से हमारा संपर्क होता है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तमाम प्रकार से हमारी वृद्धि होती है। इस तरीके से दूसरों के अटैचमेंट में बने रहने के लिए, अन्य देशों के साथ संबंध अच्छा करने के लिए हम वहाँ पर हैं, नहीं तो हम वहाँ से निकल जाते। ठीक है, चलिए अब संपूर्ण बहु संबंध का मतलब ये हो गया कि भारत पूरी तरीके से आजाद है। समाजवादी का दो टर्म है यहाँ पर, एक समाजवादी टाइप की अर्थव्यवस्था होती है और एक समाजवादी टाइप की विचारधारा होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है समाजवादी टाइप की विचारधारा की। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो वह अर्थव्यवस्था जहां पर सरकार सभी प्रकार के संसाधनों पर पूरा अधिकार रखती है, ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो कि रसिया में है। ठीक है, मतलब कि देश में बहुत सारे चीजों का मूल्य, मतलब हर चीज का मूल्य सरकार तय करेगी, वो समाजवादी सिस्टम हो गया। हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है। अमेरिका में पूंजीवाद है, वहां पर किसी भी चीज का मूल्य सरकार नहीं तय करती है। रसिया में समाजवाद है, यहाँ पर हर चीज का मूल्य सरकार तय करती है। हमारे इंडिया में समाजवाद और पूंजीवाद दोनों मिला हुआ है, हमारे यहाँ इसलिए मिश्रित है। बहुत सारी चीजों का मूल्य हमारे यहाँ तय होता है सरकार द्वारा, बहुत सारी चीजों का बाजार के कंडीशन के द्वारा तय होता है मूल्य। तो ये बात होगी अर्थव्यवस्था, लेकिन अर्थव्यवस्था वाली टर्म को यहाँ पर लिया ही नहीं गया है, यहाँ पर विचारधारा को लिया गया है। समाजवाद का मतलब ये होता है जहाँ पर संसाधनों का वितरण उचित तरीके से हो, सही तरीके से हो, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी नदियां, पहाड़, पर्वत, धरती, झरने, पानी, जो भी चीजें हैं, कोयला, खनिज, जो भी है, इनका जो प्रयोग किया जा रहा सरकार के द्वारा, जो प्रबंधन किया जा रहा है, जो मैनेजमेंट किया जा रहा है,
इसका मैनेजमेंट इस तरीके से हो कि इससे अधिक लोग लाभान्वित हों, समाज के किसी एक ही वर्ग को लाभ न मिल जाए। सरकार का झुकाव किसी एक विशेष धर्म जाति की तरफ न हो, बल्कि इस बराबर रूप से सभी धर्म जातियों, सभी मजहबों में ध्यान दिया जाए और संसाधनों का वितरण किया जाए। ऊंच नीच की भावना को खत्म कर दिया जाए। एक चश्मे से पूरे समाज को देखा जाए। पूरे भारत की जनता को सरकार एक चश्मे से देखे। इसी को बोलते हैं समाजवाद। ठीक है। डीसी नकारावाद सुप्रीम कोर्ट का एक वाद है। डीसी नकारावाद 1982 में कहा गया कि उद्देशिका में जो समाजवाद उल्लिखित है वो समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो नेहरू और गांधी से प्रेरित है, जिसका तात्पर्य होता है कि संसाधनों का उचित वितरण। मतलब सरकार जो काम करेगी एक कैटेगरी में आने वाले सभी लोगों के लिए करेगी, भेदभाव वहां पर नहीं करेगी। ठीक है। चलिए, दूसरी चीज यहाँ पर पंथ निरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि धर्म, हमारे इंडिया के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो तो विभिन्न प्रकार के धर्मों के होंगे, जो भी रहे, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी प्रकार धर्म के लोग हैं। लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं होगा। सरकार किसी धर्म को ना कुछ करने से रोकेगी और सरकार ना किसी धर्म के लोगों को मोटिवेट करेगी कुछ करने के लिए। अगर मुस्लिमों को ईद मनाना है तो मनाए, सरकार इसमें मोटिवेट भी नहीं करेगी और रोकेगी भी नहीं। हिंदुओं को होली मनाना है तो मनाए, इसमें ना सरकार मोटिवेट करेगी और ना ही सरकार रोकेगी। तो धार्मिक चीजों को बढ़ावा देने का काम सरकार का नहीं है। सरकार का काम है तर्कशील होकर के काम करते रहना, विज्ञान को आगे बढ़ाना, तर्कशीलता को आगे बढ़ाना, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, बेरोजगारी को खत्म करना, असमानता को खत्म करना, ना कि धार्मिक चीजों में इंटरफेयर करते रहना। तो सरकार का कोई ऑफिशियल धर्म ही नहीं होता। हमारी इंडिया की सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। बहुत सारे देशों में जो सरकारें हैं वो धार्मिक सरकारें होती हैं, जैसे कि ईरान, इराक, सीरिया और सऊदी अरब जैसे देशों में, जो जहाँ पर किसी एक धर्म के लोग बहुत आयात संख्या में हैं, वहाँ पर सरकारें धार्मिक रुख अपनाती हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है। चलिए, ये हो गया कि सरकार का कोई जो है ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। ठीक है। ये पंथ निरपेक्षता होता है। हालांकि इसमें बहुत सारे हमेशा जो है इसे जो है विवाद होते रहते हैं, आलोचना होती रहती है। सरकार यहाँ उसके लिए जो है मुस्लिमों के लिए ज्यादा काम कर दे रही है, तो कहीं हिंदू के लिए ज्यादा काम कर दे रही है। कोई पॉलिसी को लेकर के आ जाता है, बात आ जाती है, अटक जाती है, मतभेद हो जाता है, तो होते रहता है उतना। ठीक है। इतनी ज्यादा आबादी होते रहता है सब। ठीक। लोकतंत्र क्या है भैया? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र जो है एक जो है समझिए कि ग्रीक भाषा का शब्द डेमोस और एक शब्द क्रेरिया से बना हुआ है। डेमोक्रेसी जो है ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस और क्रेरिया से बना हुआ है। डेमोस का मतलब होता है लोग, क्रेरिया का मतलब होता है शासन। मतलब लोगों का शासन ही लोकतंत्र है। और लोगों का शासन कैसे होगा? अब समझिए, लोकतंत्र बहुत मजबूत चीज है। हमारे भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र रहने के कारण क्या होता है, भारत की जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए खुद चयन करती है लोगों का। मतलब हम अपने ऊपर अच्छे व्यवस्था को लागू कराने के लिए खुद के द्वारा चुनाव करते हैं कि जो शासन करेगा उसका चुनाव हम करेंगे। मतलब एक प्रकार की व्यवस्था को जन्म हम ही दे रहे हैं। वो व्यवस्था किसके लिए? हमारे लिए ही है। और वो व्यवस्था के निर्माता कौन है? हम ही है। सरकार को चुनते हम ही है, बिगाड़ते हम ही है। बात समझ में आ रही ना? ठीक है। तो लोगों के लिए जो शासन है और लोगों द्वारा जो चुना गया शासन है, वही क्या है? लोकतंत्र है। इसकी परिभाषा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जो दी थी, वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक परिभाषा मानी जाती है। लोगों के लिए, लोगों द्वारा की जो शासन होता है वो क्या होता है? लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र के कुछ लक्षण होते हैं। मैं बोल रहा हूँ लगातार, लेकिन आप लिख लीजिएगा, इन चीजों को लिखते जाइएगा। लोकतंत्र क्या है और पंथ निरपेक्षता क्या है, समाजवादी क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते जाइएगा। लोकतंत्र का यहाँ पर मतलब ये होता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। लोकतंत्र में लोगों की इच्छा को सर्वोपरि रखा जाता है। लोकतंत्र में विधि का शासन होता है। लोकतंत्र में सीमित सरकार होती है। हर चीज बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हर सब, एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमित सरकार का मतलब होता है ऐसी सरकार जिस सरकार के ऊपर हम उंगली उठा पाए, जिस सरकार के खिलाफ हम खड़े हो पाए, जिस सरकार के खिलाफ हम आवाज उठा पाए, अंकुश लगा पाए, ऐसी सरकारों को बोलते हैं सीमित सरकार। अर्थात उसके अधिकार भी सीमित हैं।
असीमित नहीं है, भगवान नहीं हो गए वो सरकार के लोग कि कुछ भी करेंगे। तो सीमित सरकार का होना, देश में जो सरकार है वो सीमित तरीके से काम करे। सीमित सरकार, विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब ये नहीं होता है लोगों का शासन। विधि का शासन का मतलब नहीं होता लोगों का शासन। जो लोग शासन करते हैं ना, वो समझते हैं कि मैं शासन कर रहा हूँ। नहीं, कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, अगर वो समझ ले कि मैं शासन कर रहा हूँ तो समझिए गड़बड़ है वो। कानून को पढ़िए आप किसी गद्दी पर बैठे हुए हैं, किसी आप पदवी पर हैं, किसी आप हैसियत में हैं, किसी पद को ग्रहण किए हुए हैं, तो आप कानून को पढ़िए। आप कानून को पढ़िए और कानून को पढ़ करके कानून के हिसाब से काम करिए। इसको बोला जाता है विधि का शासन। अपना व्यक्तिगत पर्सनल माइंड आप लगाने लगेंगे, कानून के खिलाफ जा करके दूसरे लीग पे चले गए, आप कानून को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कानून क्या लिखा गया आप शासन कैसे कर रहे हैं। तो इसको विधि का शासन नहीं बोलते हैं। विधि का शासन मतलब जो विधि में लिखा गया है, जो कानून में लिखा गया है, उसको हमेशा अपने जहन में बैठाए रहिए आप और शासन करते रहिए। भूलिए मत कि उचित क्या है अनुचित क्या है, तब उसको बोलते हैं विधि का शासन। और लोकतंत्र का सबसे मजबूत लक्षण है विधि का शासन। दूसरी चीज सीमित सरकार। तीसरी चीज लोगों की इच्छा सर्वोपरि। चौथी चीज वयस्क मताधिकार का अधिकार, हमें वोट देने का अधिकार होगा, सरकारों का चयन करने का अधिकार होगा। यह सब लोकतंत्र के लक्षण है। लिख लीजिएगा हिंट डाल के, लोकतंत्र के लक्षण क्या क्या है, मैंने क्या क्या बताया, लिख लीजिएगा। वयस्क मताधिकार का अधिकार, सीमित सरकार, विधि का शासन, ये सभी क्या है, ये सभी लोकतंत्र के लक्षण है। ठीक है। तो लोकतंत्र मतलब होता है हमारा ही तंत्र है, हम ऐसा तंत्र को जन्म देते हैं। ठीक। और हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, सॉरी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, प्रत्यक्ष तो पाया जाता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये सब बता चुके पहली क्लास में। गणराज्य क्या है? गणराज्य बना हुआ है गणतंत्र से। ये जो लोकतंत्र शब्द है, लोकतंत्र, ये लोकतंत्र शब्द अमेरिका से लिया गया है और गणतंत्र शब्द लिया गया फ्रांस से। और पंथ निरपेक्षता वाला शब्द जो है 1976 में जोड़ा गया है, इसके पहले था ही नहीं। ऐसे भी सवाल हो सकता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल संविधान के उद्देशिका में नहीं था? तो पंथ निरपेक्षता और समाजवादी वाला शब्द नहीं था मूल संविधान में, इसको संविधान संशोधन करके ऐड किया गया है। समाजवादी वाला और एक पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द, तीन शब्द जो है संशोधन करके ऐड किए गए हैं। उसको आगे बताएंगे, संशोधन बताएंगे तो बता देंगे। ठीक है। तो गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो, जहां पर वंशानुगत शासन को खत्म कर दिया जाए। हमारे यहाँ जो भी पद बैठता है उसको चुनाव होता है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, तो स्पेशल चुनाव नहीं होता है, उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वंशानुगत शासन कोई यहाँ पर नहीं है। तो जहाँ वंशानुगत शासन का जो है विरोध हो वहीं पर होता है गणतंत्र। तो हमारे यहाँ गणतंत्र है। ठीक है। अब भारत को ऐसा ही बनाना था भैया, ऐसा बनाने के लिए सब देना पड़ेगा। उसके नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाए, छुआछूत खत्म हो जाए। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि हर आदमी को हर कोई भी काम करने का अधिकार हो। भारत इलीगल काम करने का अधिकार नहीं है। अगर आप गांजा बेच रहे हैं, आप तस्करी कर रहे हैं, तो आपको अधिकार नहीं है। बहरहाल अगर आप उचित हैं, अगर आप सही काम कर रहे हैं, आप देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं, गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं। यही होता है आर्थिक न्याय। आप कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी नौकरी कर सकते हैं, कोई भी धंधा कर सकते हैं। यही होता है आर्थिक न्याय। समाज में आपकी इज्जत बनी रहेगी, ये सामाजिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है चुनाव करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार आपको होगा, मत देने का अधिकार आपको होगा। अगर आप योग्य हैं तो, योग्यता आप फुलफिल करते हैं तो आपको चुनाव लड़ने का अधिकार और आपको वोट देने का अधिकार भी होगा। तो ये तीन प्रकार के न्याय हो गए। ये न्याय कहाँ से, देखिए इधर देखिए, ये जो न्याय है, ये इसमें बात तो बोली गई देने के लिए, लेकिन दिया कहाँ पर गया है? तो ये डीपीएसपी के अनुच्छेद 38 में, डीपीएसपी के अनुच्छेद 38 में दिया गया है। यहाँ वादा किया गया है उद्देशिका में, और डीपीएसपी के अनुच्छेद 38 में इसको पूरा कर दिया गया है। तो दिया गया वहां पर डीपीएसपी मतलब संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38 में इसको दे दिया गया है। ठीक है। विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 टाइप की स्वतंत्रता है। ये फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 19 में दिया गया है। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 में 5 प्रकार की आजादी है। हमें विचार करने की आजादी है, बोलने की आजादी, विश्वास करने की आजादी है, धर्म की आजादी है और उपासना की आजादी है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ये सब ध्यान रख लीजिए। कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, ये पूरा एकदम रट लीजिएगा। यहाँ से हमेशा सवाल बनते आए हैं। ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यहाँ से भी हमेशा सवाल बना हुआ है। 2 टाइप के यहाँ पर समानता है।
इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है। आगे कह रहा है कि गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यहाँ पर जो ये बंधुता दिया जा रहा है यह संविधान के मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51 का में दिया गया है, परिलक्षित होता है, दिखता है। तो जो ये बंधुता है, कौन सी टाइप की बंधुता है? राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करे ऐसी बंधुता, ये दिया गया 51 का में दिया गया है। और फिर हम इस डेट को संविधान लागू कर देते हैं, मतलब सॉरी अंगीकृत कर लेते हैं। ये डेट, इसी डेट को मनाने लगे हम लोग, विधि दिवस। डेट ध्यान रखिएगा। और आपसे सवाल ये भी बन सकता है कि कौन से संवत की चर्चा की गई है उद्देशिका में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, विक्रमी संवत है और फिर संविधान को अपना लिया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को इतना समझ में आएगा। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा एक बार और। हमारे संविधान की प्रकृति कैसी होगी? हमारा संविधान होगा कैसे? संविधान की प्रकृति यह है, समूह प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर संविधान की प्रकृति, तो संविधान की प्रकृति होगी ये संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। ये तो प्रकृति में आ गया। ठीक है, ये संविधान का प्रकृति है। संविधान ऐसा हमारा होगा, लेकिन इनके सबके लिए शक्तियों का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग शक्तियों के स्रोत के रूप में हैं। हम भारत के लोग शक्ति के स्रोत के रूप में हैं। ठीक है, पूछा गया है, सवाल बना हुआ है कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? तो हमें बताना पड़ेगा भारत की जनता। जो हम भारत के लोग टर्म है, ये भारत की जनता के लिए है। वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इतनी चीजों को समझ लिए होंगे आशा करते हैं। सॉरी इतनी चीजों को समझ लिए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उद्देशिका में जो संशोधन हो चुके हैं, ठीक है, कुछ शब्द जोड़े गए हैं, कुछ वाद संबंधित है और कुछ अन्य तथ्य संबंधित है, स्रोत वगैरह। उद्देशिका को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ऐसे कुछ स्रोत, कुछ संशोधन, कुछ वाद बचे हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको कवर कर देंगे पूरे उद्देशिका को। ठीक है, तो आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।